हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ चुके थे कि सर आप एक बार मैनेजमेंट कंप्लीट करवा दो, ताकि जो हमने पुरानी क्लास में जब 17 नवंबर से पहले पहले जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले मैं लगभग 13 क्लास में आपकी ले चुका था, ठीक है ना। अब जो दोस्तों जो टॉपिक्स रह गए अपने, जो जैसे मान लो अपने थ्योरी वाले जो टॉपिक्स है वो रह गए हैं, तो वो कराने के लिए मैं अब स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा? नेतृत्व शैलियाँ। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे, एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, अपने जो टॉपिक रह गए थे, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है सारे, ठीक है ना। इसके अंदर से अगर मैं मानूंगा तो लगभग इन टॉपिकों में से लगभग अगर मैं मानता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, कितने 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से बनते हैं। तो इससे इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये सारा हो जाता है, क्योंकि पिछली बार आप देखोगे संस्कृत डिपार्टमेंट में से समग्र शिक्षा अभियान से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, एसडीएच गोल का, ठीक है। और नेतृत्व शैली से पूछ लेते हैं। और इसमें से तो फिक्स क्वेश्चन आते हैं लूथर गुलिक के, ठीक है ना। ये हेनरी फ्रियोल के सिद्धांत है, वो सारे फिक्स, यानी पहले यूनिट में से तो 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा लेके आता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, शैक्षिक पर्यवेक्षक व निरीक्षण है, संस्थागत नियोजन है, नेतृत्व शैलियाँ हैं, और समग्र शिक्षा अभियान। ये कहने का मतलब है 6 टॉपिक्स अपने रह गए हैं। अब ये जो टॉपिक्स रह गए उनकी कंप्लीटली मैं आपको इन जो भी मैं अब स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे एक एक टॉपिक के साथ में कराते हुए चलूंगा। तो दोस्तों बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार चैनल पे। आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें हम करंट भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। साइंस भी अपनी धीरे धीरे प्रतीक जी करवाए रहे हैं, तो धीरे धीरे अपना ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अपना टॉपिक, आपको नजर आ रहा होगा, नेतृत्व शैलियाँ। ये टॉपिक है नेतृत्व शैलियाँ। ये अपना टॉपिक रहेगा आज का, और टॉपिक का नाम आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेतृत्व शैली के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे नेतृत्व। देखो, ये टॉपिक अपने सामने है नेतृत्व। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो एक प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट के अंदर अगर नेतृत्व की बात करूंगा तो नेतृत्व कौन हो जाता है? प्रिंसिपल। कौन होता है नेतृत्व? अपन बात करेंगे प्रिंसिपल इसका नेतृत्व करता है। आप जाओगे, जैसे आप सरकारी स्कूल के अंदर आप जाओगे व्याख्याता बन के, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वहाँ प्रिंसिपल का पद होता है। और वहाँ के फिर नीचे हम देखेंगे अधीनस्थ के जितने भी टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर, आजकल तो अध्यापक पद हो गया है, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक है। तो कहने का मतलब है, जैसे ही आपका जब आप व्याख्याता का एग्जाम दोगे तो आप व्याख्याता बनोगे, लेकिन अगर मान लो कहीं भी अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल का पद भी आपको वहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ जगह देखोगे, जैसे झालावाड़ हुए, ठीक है, और भी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है कि जैसे प्रिंसिपल होते बहुत कम होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल यानी पीओ का पद भी आपको डायरेक्ट वहाँ पे दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, तो स्कूल मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ाया जाता था कि आपका नेतृत्व शैली कैसी हो। तो दोस्तों आप देखोगे कि प्रिंसिपल बनते हैं, और प्रिंसिपल के नीचे आप देखोगे अधीनस्थ होते हैं सारे। अधीनस्थ कौन कौन से? जैसे मान लो मैं स्कूल के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको क्या अपन पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट, तो आप देखोगे जैसे जाओगे तो आप कैसे वहाँ पे अपनी, अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल बना देते हैं तो वहाँ पे आप कैसे नेतृत्व करोगे। तो आप देखोगे प्रिंसिपल जैसे ही बनोगे तो फर्स्ट ग्रेड हमारे टीचर होते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड होते हैं, और थर्ड ग्रेड के टीचर होते हैं, ठीक है। और अगर बात करूंगा फोर्थ ग्रेड की भी, आप देखोगे कि बाबू भी होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग आप देखो जितने भी सारे आपके लिपिक, जैसे अपन बात करें लिपिक होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे? आप नेतृत्व करोगे। क्या करोगे? प्रिंसिपल होगे तो वहाँ क्या करोगे? नेतृत्व का जो है पद आप करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर है, ठीक है, वहाँ पे होंगे, सेकंड ग्रेड भी होंगे, थर्ड ग्रेड भी होंगे, और फोर्थ ग्रेड भी जो भी आप देखोगे पियोन होते हैं, और लिपिक भी वहाँ पे आपके सामने होंगे। तो आपको वहाँ पे कैसे नेतृत्व करना है, किस शैली का, कौन कौन सी शैली इसके अंदर महत्वपूर्ण होती है, तो ये सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप एक प्रकार से अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो खुद को प्रिंसिपल मानकर आप सारा काम करना है आपको सारा, ठीक है। जैसे मान लो अपन शैलियाँ पढ़ेंगे तो खुद को नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व कौन करेगा वहाँ पे स्कूल के अंदर? प्रिंसिपल ही करता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ही सारा, उसके ऊपर ही, संस्था प्रधान के ऊपर ही सारा जिम्मा रहता है कि कौन किस टीचर को मैनेजमेंट करवाना है, किस किस टीचर को क्लासे लगवानी है, ठीक है, पूरा शेड्यूल बनवाना है, संस्थागत विकास योजना बनानी है पूरी, ठीक है। आप देखोगे किस टीचर को एमडीएम के अंदर लगाना है, किस टीचर को लाइब्रेरी के अंदर लगाना है, किस टीचर को आप देखोगे अलग अलग जो है सारा दर्पण के अंदर लगाना है, किस टीचर को आप देखोगे अपार आईडी के अंदर लगाना है। तो आप ये सारा काम किसके ऊपर रहता है? सारा प्रिंसिपल के ऊपर ही सारा रहता है। और फिर इसके अंदर आपके इसके नेतृत्व देखा जाता है, इसका कैसा इसका नेतृत्व है। तो यही इसी चैप्टर के अंदर भाई अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नाम से लिखा हुआ नेतृत्व का तात्पर्य है कि व्यक्ति के उस गुण विशेष से जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों तथा अधीनस्थ, आप देखोगे जितने भी अधीनस्थ होते हैं सारे, ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, वह अपना अनुसरण करने के लिए इनको क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसका मेन पर्पज एक ही है प्रिंसिपल का, कैसे संगठन, यानी कैसे, अगर मैं बात करूं स्कूल का मैनेजमेंट कैसे अच्छा चले, ठीक है, कैसे स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा चले, और कैसे हमारा जो लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य है संगठन के अंदर, जो
उनको कैसे सफलतापूर्वक मिले। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आप संस्था प्रधान हो तो उनका एक ही लक्ष्य होगा कि कैसे अगर स्कूल के अंदर जो हमारे लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं संस्थागत नियोजन के द्वारा, वो कैसे निर्धारित अपन को कर सके, यही इसका मेन लक्ष्य होता है। और प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग है। यानी कहने का मतलब है कि नेतृत्व शैली संगठन लक्ष्यों की सफलता प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग। दोस्तों ये था नेतृत्व का अर्थ। तो सिंपल सिंपल से अगर मैं बात करूंगा तो एक प्रकार से प्रिंसिपल का पद एक नेतृत्वकर्ता का पद होता है, और फिर वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से अनुसरण करवाता है, मार्गदर्शन देता है उनको, उनकी जो कमी है वो उनसे बातें पूछता है कि क्या स्कूल में नवाचार हो सकता है, क्या 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 चीज़ें हो सकती है। तो सारी बातें ये नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करती है, वो कैसे स्कूल का मैनेजमेंट अच्छे से करता है। दोस्तों यही है, इसी चैप्टर के अंदर अपन धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास आगे करते हैं। अब देखते हैं आगे कौन कौन सी शैलियाँ हैं। देखो सबसे पहले प्रमुख नेतृत्व शैलियाँ, ये अपने पॉइंट है, ठीक है। वही अपन बात पढ़ेंगे। प्रिंसिपल होता है एक, प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल हम देखेंगे कि इसके अधीनस्थ कौन कौन होंगे, हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड होगा, सेकंड ग्रेड होगा, थर्ड ग्रेड का पद अध्यापक पद है, ठीक है। और अपन देखेंगे लिपिक होता है, और फिर आगे जो हम देखें पियोन वियोन सब सारा इसके अंडर प्रिंसिपल के अंदर अंडर में ये, मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल एक प्रकार से क्या होता है, नेता होता है। क्या होता है, नेता होता है, यानी नेतृत्व करता है। क्या करता है, नेतृत्व करता है। आपको जब जाओगे स्कूल में सब क्लियर आपको पता चल जाएगी क्या क्या स्कूलों के अंदर होता है, ठीक है ना। सब धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे आपका व्याख्याता का जो पद जब आप स्कूल में जब बन के जाओगे तो आप ऑटोमेटिक आप देखोगे कैसे एक प्रिंसिपल कैसे मैनेजमेंट करता है, कैसे स्कूल को चलाता है, आज जो कमी है उसको कैसे दूर करता है, छोटी छोटी कमियों को कैसे दूर करता है, क्योंकि पढ़ाना भी है, स्कूल का सारा जिम्मा भी है उसके पास में, ठीक है। और फिर बहुत सारे एमडीएम चार्ज भी रहता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी लागू करवाता है। तो तमाम चीज़ें प्रिंसिपल के ऊपर सारी चीज़ें रहती है, और फिर वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से उनको कहकर बच्चों के फॉर्म वॉरम जो भी भरवाना है शाला दर्पण के माध्यम से, सब चीजें वो प्रिंसिपल के ऊपर ही सारा ये सारा जिम्मा रहता है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे नेतृत्व शैलियाँ की, तो कौन सी शैली है पहली, एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक शैली। तो नाम से पता चल रहा है कि एक तंत्रीय शैली, यानी एक प्रकार से खुद अगर मैं बात करूंगा तो ये संप्रेषण कैसा होता है, एक मार्गी होता है। कैसे दो पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस शैली में बिना कर्मचारियों से परामर्श लिए हुए नेता द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यह जो है एक संप्रेषण यानी एक मार्गी शैली होती है। तो कहने का बात यही है कि कर्मचारियों से बिना पूछे हुए और सारा नेतृत्व, सारा निर्णय कौन करता है, एक नेतृत्व करता है। यानी एक प्रकार से प्रिंसिपल ही सारा जो है नेतृत्व करता है, निर्णय भी वही सारा करता है बिना किसी भी कर्मचारी या अधीनस्थ से बिना पूछे। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड अध्यापक पद और लिपिक से बिना बिना पूछे वो सारे निर्णय खुद ही अपने स्तर पर करता है। तो वो कौन सी शैली कहलाती है, एक तंत्रीय या आधिकारिक शैली, ठीक है। दोस्तों जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं ओनली सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका स्कूल में जैसे जाओगे सब चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगी। तो पहला पॉइंट कौन सा है, एक तंत्र शैली अथवा आधिकारिक शैली, ये कौन सी कहलाती है, एक मार्गी। कौन सी होती है शैली, एक मार्गी शैली ये होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक शैली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रजातांत्रिक शैली। कौन सी शैली है, प्रजातांत्रिक शैली। वही अपन बनाएंगे, प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल के बारे हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का टीचर, वही सेकंड ग्रेड का, वही हम देखेंगे अध्यापक पद, और वही हम देखेंगे अलग अलग लिपिक सारे हम तो पढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक नेता विनिश्चयकरण प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है। वह निर्णय लेने से पहले उनका परामर्श लेता है, और इस शैली को क्या बोलते हैं, द्विमार्गी संप्रेषण भी इसको कहते हैं। और यह शैली अधीनस्थों में कार्य एवं संस्था के प्रति खर्च को भी क्या करता है, विकसित करती है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर द्विमार्गी संप्रेषण होता है। क्या होता है, द्विमार्गी संप्रेषण होता है। यानी एक प्रकार से प्रजातांत्रिक शैली अपने अधीनस्थों के योगदान से प्रोत्साहित उसको करता है। यानी कहने का मतलब परामर्श लेता है अपने सबसे। ये प्रिंसिपल खुद अपना निर्णय खुद नहीं करेगा, ये अपने सारी बातें पूछेगा फर्स्ट ग्रेड टीचर से भी, भाई सेकंड ग्रेड टीचर से भी, अध्यापक से भी, लिपिक से भी। कहने का मतलब यह है कि इसका जो संप्रेषण होगा कैसा होगा, द्विमार्गी इसका संप्रेषण होगा, दोनों बातें सुनेगा और सबके बाद निर्णय करने पर एक प्रकार से शैली कौन सी कहलाएगी, ये शैली प्रजातांत्रिक शैली है कहलाएगी। तो पहली कौन सी शैली थी अपन बात करेंगे, पहली कौन सी शैली थी, एक तंत्रीय यानी आधिकारिक शैली। यानी एक तंत्रीय मतलब खुद ही हम देखते हैं प्रिंसिपल सारा काम खुद ही करता है। और अगर बात करेंगे दूसरी कौन सी है, प्रजातांत्रिक शैली। कौन सी शैली है, प्रजातांत्रिक शैली। कौन सी दूसरी, प्रजातांत्रिक शैली के अंदर क्या है, हम देखेंगे कि ये अपने अधीनस्थों से निर्णय लेने से पहले उनसे क्या कर निर्णय लेने से पहले क्या करेगा, उनसे परामर्श लेता है। क्या करेगा, निर्णय लेने से पहले उनका क्या करेगा, परामर्श लेता है। और इस शैली को क्या बोलते हैं, द्विमार्गी संप्रेषण शैली भी इसको ही कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में, हाँ, लेसेज फेयर अथवा अहस्तक्षेप शैली। कौन सी है, लेसेज फेयर एवं अथवा
अहस्तक्षेप शैली। इसमें क्या होगा दोस्तों, अपन देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल होगा, और वो अपने अधीनस्थों, अब अधीनस्थ कौन, कर्मचारी, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड अध्यापक पद है, लिपिक है, ठीक है। इन सब का जो भी स्कूल के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया, सारा निर्णय किस पर डाल देगा, पूरा फर्स्ट ग्रेड टीचर पर डाल देगा, सेकंड पे डाल देगा, थर्ड पे अध्यापक पर डाल देगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी स्कूल की समस्या है, कार्य है, वो सभी समस्या किस पर डाल देगा, सारे अपने अधीनस्थों पर डाल देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेसेज फेयर या फिर अहस्तक्षेप शैली। यानी खुद ही हस्तक्षेप, खुद भी एक प्रकार से मैं मानूंगा, खुद भी क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। पूरा जिम्मा किस पे दे देगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर को, सेकंड ग्रेड को, अध्यापक को। कहने का मतलब यही है कि अधीनस्थ दो पढ़ते हैं इसको, इस शैली के में नेता सभी कार्य समस्याएं अधीनस्थों पर डाल देता है, और अधीनस्थों से ही आशा की जाती है कि वे ही लक्ष्य का क्या करेंगे, निर्धारण करें एवं उनकी प्राप्ति तो क्या करें, ये प्रकार से योजना बनाए। कुल मिला के बाद दोस्तों यह है कि इस शैली में क्या होता है, नेता क्या होता है, निष्क्रिय निरीक्षक। क्या होता है नेता, एक प्रकार से अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल, एक निष्क्रिय निरीक्षक जो कि है, निष्क्रिय निरीक्षक के रूप में ये होता है। नाम से पता चल रहा है, हस्तक्षेप शैली यानी लेसेज फेयर नीति रहता है, और अहम शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, केवल आवश्यक पड़ने पर ही सलाह इसको देता है। दोस्तों ये थी कौन सी, तीसरी, लेसेज फेयर अथवा हस्तक्षेप शैली। यानी एक प्रकार से अगर मैं मानूंगा तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल एक प्रकार से कौन सी शैली होती है, ये निष्क्रिय निरीक्षक शैली होती है। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, इन पर ही सारा जिम्मा, सारी योजनाएं, सारे लक्ष्य इन पर ही थोप देता है। तो दोस्तों तीसरी कौन सी है, लेसेज फेयर अथवा हस्तक्षेप शैली। तो अपन देखते हैं वापस से एक बार। दो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सारा मैं आपको बता ही दिया मैंने। मेन लक्ष्य यही है कि स्कूल कैसे अच्छी चल सके, कैसे उसका जो है विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, कैसे स्कूल के अंदर जो कमी है उसको दूर किया जा सके। सबसे पहले शैली कौन सी है, एक तंत्र अथवा आधिकारिक शैली। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कि एक इसका मार्ग कैसा होता है, एक मार्ग क्या होता है, एक मार्ग इसका जो है रहता है। इसके अंदर पूरा जिम्मा किसके ऊपर रहता है, प्रिंसिपल ही नेता ही बनता है, नेतृत्व सब यही करता है, ठीक है। और हम देखते हैं इस शैली बिना कर्मचारियों से परामर्श लिए नेता के द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं। यानी एक प्रकार से कर्मचारियों से क्या नहीं लेगा, परामर्श नहीं लेगा, और सारे निर्णय कौन करेगा, सारा खुद ही प्रिंसिपल के द्वारा निर्णय लिए जाते हो। उसके बाद अपन देखेंगे प्रजातांत्रिक शैली। इसके अंदर वही है कि इस शैली के अंदर अधीनस्थ योगदानों को प्रोत्साहित करता है, वह निर्णय लेने से पहले उनका परामर्श लेता है, और शैली को क्या बोलते हैं, द्विमार्गी शैली भी इसको संप्रेषण वाली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी कौन सी है, लेसेज फेयर, जिसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर प्रिंसिपल कैसा रहता है, निष्क्रिय निरीक्षक रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय निरीक्षक रहता है। कहने का मतलब है इस शैली के अंदर नेता एवं सभी कार्य वो समस्याएं अधीनस्थों पर किस पर डाल देता है, अधीनस्थों पर डाल देता है, और अधीनस्थों से ही आशा की जाती है कि इनका जो लक्ष्य है निर्धारण और उनकी प्राप्ति क्या करे, एक प्रकार से योजना ये बनाए। दोस्तों ये थी लेसेज फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तीसरी कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेसेज फेयर अथवा हस्तक्षेप शैली। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद में अपन देखेंगे पिता तुल्य शैली। कौन सी शैली है, पिता तुल्य शैली। आप देखते होंगे कि जैसे अपने पिता होते हैं, उनके उनका भार पूरा परिवार उनके ऊपर ही पूरा रहता है, जिम्मा रहता है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं अपने परिवार के अंदर, देख लो पिताजी पर कितनी जिम्मेदारी रहती है। जैसे अपने शादी करवानी है अपने बेटे बेटियों की, ठीक, उनको पढ़ाना है, उनका खर्चा है सारा, तो पूरा जिम्मा हम देखेंगे, मकान बनवाना है उनके लिए सारा, ठीक है, बच्चे के लिए मकान बनवाना है, शादी का वो है, तो सब एक प्रकार से अगर टेंशन लगी रहती है, यानी परिवार के अंदर जिस तरह से पिता तुल्य होता है, उनको बहुत टेंशन लगी रहती है, उसी तरह हम देखेंगे कि जो स्कूल के अंदर भी जो है संस्था प्रधान कैसी शैली अपनाता है, पिता तुल्य शैली भी ये अपनाता है। कैसे, देखो देखते हैं। इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला नेता अपने अधीनस्थों के साथ पिता तुल्य व्यवहार, कैसा व्यवहार करता है, अपने जो अधीनस्थ है, कहने का मतलब है जैसे प्रिंसिपल का जो पद होता है, प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल अपने जितने भी अधीनस्थ है उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, अधीनस्थ है यानी कर्मचारियों के साथ में कैसा व्यवहार करता है, एक प्रकार से पिता तुल्य कैसा व्यवहार करता है, पिता तुल्य जो है व्यवहार करता है। पिता तुल्य क्या करता है, व्यवहार करता है, और कर्मचारी अपने मित्र नेता के विश्वास के प्रति पूर्ण समर्पित भी होते हैं। कहने का मतलब है कि एक प्रकार से इसके अंदर जो अपने इनके कर्मचारी भी होते हैं, वो अपने नेता के विश्वास क्या होते हैं, एक प्रकार से विश्वासों के प्रति क्या होता है, समर्पण भी होते हैं। और इसमें नेता और कर्मचारी के मध्य क्या होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध भी होता है। दोस्तों देखते हैं आजकल स्कूलों में आप जाओगे, आपको पता चलेगा कि कैसे एक अच्छा प्रिंसिपल एक अच्छा विद्यालय चला सकता है। वो उसके ऊपर वो पूरा निर्णय उस नेतृत्व पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आप जाओगे स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल होगा, पूरा मैनेजमेंट देखेगा,
किस टीचर को कैसे मतलब पढ़वाना है, उनसे कैसे बातें करनी है, उनसे कैसे काम करवाना है, ठीक है। और कैसे आपको मतलब छोटी छोटी जो स्कूल की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे अपने अधीनस्थों के साथ शेयर करके, अपने कर्मचारियों के साथ शेयर करके अपने जितने भी प्रॉब्लम्सों को सारी शेयर करता है अपने टीचरों के माध्यम से। और जो कमियां हैं वो धीरे धीरे साथ मिलकर बैठकर और एक प्रकार से एक प्रिंसिपल, एक पिता तुल्य बनकर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको, स्कूल की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। और कहते हैं कि एक अच्छा जो प्रिंसिपल जब जाता है स्कूल के अंदर, अगर वो टीचरों के साथ में उनका घनिष्ठ संबंध हो जाता है तो वो स्कूल बहुत अच्छी चलती चलती भी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन शैली कहलाती है, पिता तुल्य शैली ये कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला नेता अपने अधीनस्थों के साथ पिता तुल्य व्यवहार करके, कैसे कैसा व्यवहार करके, पिता तुल्य व्यवहार करके अपना कर्मचारी अपने मित्र नेता के विश्वासों को जीतता है, समर्पित होते हैं। और इसमें नेता और कर्मचारियों के मध्य संबंधी बहुत ही घनिष्ठ इनके अंदर होते हैं। दोस्तों ये थी पिता तुल्य नीति, पिता तुल्य शैली। कौन सी शैली है, चौथी। दोस्तों इसके अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो है आपके समझने के, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस आए और उस क्वेश्चंस को समझ में आ गया आपको कि भाई कहना क्या चाहता है, खुद प्रिंसिपल बनकर आप काम करना, जो भी क्वेश्चंस आए। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस करना है तो आप खुद बनना प्रिंसिपल, नेतृत्व करता बनना। फिर आपको देखना है कि अगर ये जो लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है वो आपको कैसे सोल्व करनी है। हम तो सिर्फ शैली बता देंगे ये चीज है, लेकिन करना आपको यही है कि क्वेश्चन जैसे पूछेगा तो आपको चीजें समझ के ही काम इसको करनी है। रटी रटाई चीजें नहीं है, ये खुद के आपके विवेक पर डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो। नेक्स्ट शैली अगर बात करेंगे, व्यवहार शैली। कैसे होती है व्यवहार शैली, पांचवी कौन सी शैली है, व्यवहार शैली। इसमें नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से भी अपने कर्मचारी को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं। और इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन सबसे पहले किसने दिया था, मैक्स वेबर ने इसका जो है वेबर ने दिया, यानी मैक्स वेबर ने इसको दिया था, किसको, व्यवहार शैली को। तो व्यवहार शैली क्या होती है, व्यवहार शैली इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल क्या करता है, उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि किस टीचर को पुरस्कार देना है और किस टीचर को क्या करना है, दंड दंड देना है। वो पूरा व्यवहार पर डिपेंड करता है उस व्यक्ति के, उस प्रिंसिपल के और उस कर्मचारी के बीच में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, व्यवहार शैली। इसमें नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का भी प्रयत्न करता है। कहने का मतलब कभी किसी किसी को अगर पुरस्कार देना हो या किसी को फिर दंड देना हो। तो इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, मैक्स वेबर के द्वारा ये जो है ये किया गया था। पांचवी ये शैली थी। तो वापस से देख लेते हैं एक बार अपन, देखो पांचवी शैली, पांच शैली। सबसे पहले अगर बात करूंगा नेतृत्व का तात्पर्य सीधा सिंपल है कि प्रिंसिपल का पद होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और लिपिक सारे बाबू होते हैं। और कुल मिला के बात यह है कि स्कूल का कैसे लक्ष्य, स्कूलों के अंदर जो कमी है उसको कैसे दूर करे। और लक्ष्य हमें जो कि हम देखते हैं कि सफलता जो संस्थागत नियोजन बनता है जब स्कूल खुलती है, उन लक्ष्यों को कैसे सफलतापूर्वक हम प्राप्त कर सके। तो यही इसका मेन पर्पज है। नेतृत्व का तात्पर्य व्यक्ति के उस गुण विशेष से होता है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों क्या करता है, एक प्रकार से मार्गदर्शन करता है और वह अपने अनुसरण करने के लिए इसको प्रेरित करता है। और नेतृत्व शैली संगठन, मेन यही है कि संगठन लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया गया जाने वाला मार्ग क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है, नेता कहलाता है। फिर हम देखेंगे पहला है एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक शैली। इसमें इस शैली में बिना किसी कर्मचारी से परामर्श लिए नेता खुद ही सारे निर्णय क्या कौन करता है, नेता खुद ही सारे निर्णय करता है। इस शैली क्या बोलते हैं, एक तंत्रीय शैली, या फिर इसको बोलते हैं एक मार्गीय संप्रेषण शैली भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में प्रजातांत्रिक शैली। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रजातांत्रिक नेता विनिश्चयकरण प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है, वह निर्णय लेने से पहले उनका परामर्श लेता है। और इस शैली को क्या बोलते हैं, द्विमार्गी संप्रेषण शैली भी इसको कहते हैं। तीसरी अपन देखेंगे लेसेज फेयर अथवा हस्तक्षेप शैली। इसके अंदर क्या होता है कि जो है नेतृत्व करता होता है या फिर प्रिंसिपल होता है, वो सारे निर्णय खुद नहीं लेता है। वो अपने जितनी भी योजनाएं बनानी है, जो भी कुछ करना है, सारा किस पे थोप देता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, अध्यापक जितने भी है, कि आप ही सब कुछ करो, ठीक है। आपको ही सब कुछ सौंप देते हैं, आप ही सब कुछ करो। और कहने का मतलब यही है कि वे लक्ष्यों का निर्धारण भी, वे उनकी प्राप्ति हेतु भी योजनाएं बनवाएं। ये सारा काम एक प्रकार से अगर मैं बात करूंगा, नेता इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार से निष्क्रिय होता है। क्या होता है नेता, एक प्रकार से क्या होता है, नेता निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पिता तुल्य में, हम देखेंगे पिता तुल्य व्यवहार करता है और अपने कर्मचारी अपने मित्र नेता के रूप में विश्वास के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। इसमें नेता और कर्मचारी के मध्य संबंध क्या होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद है व्यवहार शैली। इसमें नेता क्या होता है, पुरस्कार अथवा दंड पद्धति माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रयत्न करता है। और इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैक्स वेबर ने इस शैली का प्रयोग किया। नेक्स्ट है रूपांतर शैली। कौन सी शैली है, रूपांतर शैली। हाँ, टोटल शायद 8 है अपनी शैली। हाँ, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे क्वेश्चंस। देखो रूपांतर शैली, कौन शैली, रूपांतर शैली।
इस शैली में नेता का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों की आवश्यकता को परिवर्तित अथवा रूपांतरित एवं उनकी सोच को पुनः निर्देशित करना होता है, ठीक है ना। और इस शैली को अपनाने वाला नेता अपने कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ और उत्साही बनाकर प्रेरित करता है एवं चुनौतियां प्रदान करता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल के अंदर अपने जितने अधीनस्थ है, हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, इनको क्या करता है एक प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ और उत्साही बनाना, उनको उत्साही बनाकर क्या करता है एक प्रकार से प्रेरित करता है, ताकि वो जो भी चुनौती है उस चुनौती को क्या करे, प्रदान करे, ठीक है। फिर हम देख लेंगे इस शैली में नेता का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों को आवश्यकताओं को परिवर्तित अथवा रूपांतरित एवं उनकी सोच को पुनः निर्देशित करना होता है। और इस शैली को अपनाने वाला नेता क्या होता है, अपने जितने भी, कहने का मतलब यह है कि कर्तव्यनिष्ठ और उत्साही बनाकर प्रेरित करता है एवं चुनौती करता प्रदान करता है। ये कौन सी शैली कहलाती है, रूपांतर शैली कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे सहभागी शैली। कौन शैली है, सहभागी शैली। तो इसके अंदर दो शैली अपन देखेंगे, एक तो सहभागी है, सहभागी, एक है सहयोगी, एक है सहयोगी, ठीक है। ये 7वीं है, एक है 8वीं। 7वीं कौन सी है, सहभागी शैली, और 8वीं कौन सी है, सहयोग शैली। इसके अंदर क्या होता है हम देखेंगे, इस शैली में अधीनस्थों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों को भी महत्व दिया जाता है, परंतु अंतिम निर्णय किसका होता है, सहभागी नेतृत्व के, किसके, सहभागी नेतृत्व के आधार पर ही इसको लिया जाता है। दोस्तों कौन शैली ये कहलाती है, हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो सुझाव, इनके सुझावों क्या किया जाता है, महत्व लिया जाता है। अपने अधीनस्थों के क्या किया जाता है, अपने सुझावों क्या किया जाता है, इनको महत्व दिया जाता है। लेकिन अंतिम निर्णय कौन करता है इसके अंदर, अंतिम निर्णय कौन लेता है, नेतृत्व, कौन लेता है, नेतृत्व। अंतिम निर्णय कौन लेता है, नेतृत्व। यानी दोस्तों क्लियर पता चल रहा है कि इस शैली में अधीनस्थों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। सुझाव को भी उनको महत्व दिया जाता है, जितने भी वो सुझाव देंगे उनको क्या करेंगे, महत्व लेंगे। फिर अंतिम जो निर्णय है वो नेतृत्व के आधार पर ही लिया जाता है। अंतिम जो निर्णय हो किसके नेतृत्व पे, नेता ही सारा निर्णय लास्ट में करे। इस शैली कौन सी कहलाती है, सहभागी शैली। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव, यह शैली कर्मचारियों को उत्साहित और प्रेरणा शक्ति को जागृत करती है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में उनका भी क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान। कहने का मतलब यह है कि निर्णय जो प्रक्रिया होती है, उस निर्णय प्रक्रिया के अंदर भी हम देखेंगे अधीनस्थों कर्मचारियों को क्या होता है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों कौन शैली है, सहभागी शैली। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में सहयोग शैली। कौन शैली है, सहयोग शैली, 8वीं लास्ट। कौन शैली है, लास्ट है ये, और 8वीं शैली है। हम देखेंगे इसके अंदर क्या है, इस शैली में सभी निर्णय सदस्यों के सहयोग, ठीक है, सुझाव के आधार पर या तो बहुमत के आधारित या फिर मते के समझौते के रूप में लिए जाते हैं। इस शैली को अपनाने वाला नेता क्या कहलाता है, कि प्रमुख गुण निम्न है। दोस्तों अपन देखेंगे सहयोग शैली के अंदर क्या होता है, सहयोग शैली, इस सहयोग शैली के अंदर हम देखेंगे मेन जो है इसमें क्या है, निर्णय है वो सदस्यों के सहयोग के सुझाव के आधार पर, बहुमत किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर, किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। जैसे मान लो कोई भी सुझाव है, और सुझाव के अंदर अपन देखेंगे, जैसे मान लो कोई भी स्कूल के अंदर 15 टीचर है, और 15 टीचर में से 10 टीचर तो एक सुझाव पर मान रहे हैं, और 5 टीचर क्या मान रहे हैं, एक सुझाव पर मान रहे हैं, ठीक है। 10 टीचर तो एक सुझाव पर है और 5 टीचर एक सुझाव पर, तो किसका होगा बहुमत इसके अंदर, तो 10 वाले का इसके अंदर बहुमत होगा। तो इसी को बोलते हैं, हम देखेंगे कि बहुमत आधारित अथवा मते के समझौते के रूप में लिए जाते हैं। और इस शैली को अपनाने वाले नेता क्या, इसके प्रमुख गुण इसके अंदर निम्न आपके दे रखे हैं। देखते हैं, प्रेरणात्मक वचनबद्ध एवं क्रियाएं होती है इसके अंदर, उनके बिल्कुल प्रेरणा जो वचनबद्ध होते हैं। सहयोगियों की समस्याओं को समाधान ढूंढने वाला होता है। और तीसरा है कि वृहद स्तर पर समर्पण को बढ़ावा देने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये थी 3 शैलियां। हम देखेंगे एक बार वापस से, ये टोटल 8 शैलियां होती है। तो 8 शैली के अंदर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नेतृत्व का अर्थ मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। पहली शैली है एक तंत्रीय आधिकारिक शैली, जिसके अंदर एक मार्गीय होता है। सेकंड प्रजातांत्रिक शैली, इसके अंदर द्विमार्गीय होता है, ठीक है। थर्ड है अहस्तक्षेप शैली या लेसेज फेयर शैली, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होता है, निष्क्रिय निरीक्षक होता है। क्या होता है, निष्क्रिय निरीक्षक, पूरा काम अपने अधीनस्थों पर ही सौंप देता है कि लक्ष्य का निर्धारण भी करना है, उनकी योजना भी बनानी है, ठीक है। ये सारा काम किस सौंप देता है, अपने अधीनस्थों पर। पिता तुल्य जो शैली होती है इसके अंदर, जो है नेतृत्व करता क्या होता है, पिता तुल्य व्यवहार करता है, ठीक है। ये सारी है इसके अंदर। नेक्स्ट है व्यवहार शैली के अंदर, इसके अंदर जो व्यवहार शैली के अंदर पुरस्कार देता है, नेतृत्व भी करता है और दंड भी देता है। दंड पद्धति के माध्यम से भी अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। और इसकी जो है सर्वप्रथम मैक्स वेबर द्वारा किया गया रूपांतर शैली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सहभागी शैली, इसके अंदर सुझावों को इनका महत्व लिया जाता है। और अंतिम निर्णय कौन करता है, हम देखेंगे नेतृत्व कर्ता के द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाता है।
उसके बाद अपन देखेंगे सहयोग शैली के अंदर, इसके अंदर बहुमत के किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर, यानी एक प्रकार से अगर 15 टीचर है, 15 टीचर में से अगर 10 जो टीचर है वो अगर 10 इधर समर्थन कर रहे हैं और 5 टीचर इधर समर्थन कर रहे हैं, तो सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ेगा, इधर अधीनस्थ जो कि 10 टीचरों ने जो दिया है उसका ही हम देखेंगे प्रभाव पड़ेगा। और हम देखते हैं इस शैली को अपनाने वाले नेता प्रमुख गुण आपके दे रखे हैं। दोस्तों ये था नेतृत्व शैलियाँ। अब दो क्वेश्चंस बनेंगे, दो मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ साथ के साथ, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस कैसे आज के पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान है नेता पुरस्कार अथवा दंड दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। तो कौन सी शैली होगी, सबसे पहले पहला पॉइंट है सहयोग शैली, सेकंड है प्रजातांत्रिक शैली, तीसरा है व्यवहार शैली और फोर्थ है एक तंत्रीय शैली। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, कौन सी आ जाएगा, व्यवहार शैली। आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है, तो व्यवहार शैली। तो व्यवहार शैली है, मैंने क्लियर लिखाया था कि पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न इसके अंदर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार शैली। उसके बाद अपन देखेंगे किसे प्रबंधकीय सफलता की कुंजी कहा जाता है, किसे प्रबंधकीय सफलता की कुंजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व, सेकंड है मूल्यांकन, तीसरा है अधिगम और फोर्थ है अभिप्रेरणा। तो आपको क्लियर है कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, अगर आपको स्कूल का मैनेजमेंट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा नेतृत्व होना पड़ेगा। अगर नेतृत्व अच्छा है ना, तो सारा चीजें आपकी मैनेजमेंट सब अच्छा हो जाएगा। अब वो कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब टीचर अपना अपना काम करेंगे। मैनेजमेंट ही अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका संस्था प्रधान ही, उसका नेतृत्व कैसा हो, उसकी विचारशाला कैसी हो, उसकी अभिव्यक्ति कैसी हो, ठीक है, कि टीचरों से कैसा व्यवहार हो उसका, तो सब डिपेंड प्रबंध की है। जो सफलता की कुंजी कौन करता है, नेतृत्व करता ही सारा इसके अंदर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है नेतृत्व किस शैली के अंतर्गत नेता केवल निष्क्रिय निरीक्षक बना रहता है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है कि कौन से किस शैली के अंदर ही जो कि नेता निष्क्रिय निरीक्षक बना रहता है। पहला है लेसेज फेयर अथवा अहस्तक्षेप शैली, सेकंड है व्यवहार शैली, तीसरा है पिता तुल्य शैली और फोर्थ है सहभागी शैली। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन सी है लेसेज फेयर जो शैली है, हस्तक्षेप शैली। ये कहने का मतलब है कि सारा जो भी है, जो भी योजना है, जो भी आगे के निर्धारण करना है, वो सारा अपने अधीनस्थों पर ये सारा डाल देता है और खुद एक प्रकार से नेतृत्व लास्ट में जो भी निर्णय करता है। नेक्स्ट देखेंगे अधीनस्थों को निर्णय प्रक्रिया में समाहित करना, अधीनस्थों से सलाह लेना एवं उनकी त्रुटियों में सहनशीलता से सुधार किस शैली की विशेषता है। तो आप फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो सिंपल सा है कि इसके अंदर जो होगा सहभागी शैली। कौन सा होगा, सहभागी शैली। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, किस प्रकार की नेतृत्व शैली में हस्तक्षेप नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं करता। तो किस कौन सी शैली है जिसके अंदर नेतृत्व शैली में हस्तक्षेप नहीं करता। पहला है लोकतांत्रिक, सेकंड है निरंकुश, थर्ड है अहस्तक्षेप शैली और फोर्थ है अधिनायक शैली। इसके अंदर दोस्तों आ जाएगा अहस्तक्षेप शैली या फिर लेसेज फेयर शैली, या फिर लेसेज फेयर शैली, लेसेज फेयर शैली। नेक्स्ट देखेंगे एक नेतृत्वकर्ता के सामान्य रूप से क्या कार्य है। राउट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक नेतृत्वकर्ता के सामान्य रूप से क्या कार्य। पहला है शिक्षकों को निर्देश देना, स्टाफ के सहयोग से विद्यालय विकास योजना तैयार करना, तीसरा है विद्यालय में अनुशासन रखना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सोच बिल्कुल दो, खुद को प्रिंसिपल बनना है, प्रिंसिपल बनने के बाद साथ में आप देखो कि कैसे अपन इस स्कूल को चलाना है, ठीक है। शिक्षक को निर्देश देना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं अपने अधीनस्थों को निर्देश देगा, बिल्कुल सही है। स्टाफ के सहयोग से विद्यालय विकास योजना, हम देखेंगे कि विद्यालय जब जुलाई होती है, वो जुलाई के माह के अंदर स्टाफ के साथ बिठाता है और बिठाने के साथ हम देखते हैं कैसे विद्यालय की विकास योजना बनती है, उसको तैयार कराने का कार्य भी हम देखते हैं नेतृत्व करता है, या फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल के रूप में ये रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विद्यालय में अनुशासन रखना, भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ही होता है जो एक प्रकार से पूरे स्कूल का मैनेजमेंट और व्यवहार कैसा है और अनुशासन कैसे बनाए रखता है, हर क्लास में चेक करके आता है बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, शांति है नहीं है, ठीक है, बच्चे पूरे टीचर का बिल्कुल अवलोकन करके आता है। कुल मिला के बात है एक प्रकार से विद्यालय में अनुशासन कार्य भी क्या इसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में किसी भी संगठन के कार्य संचालन के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है। तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन है अनुशासन, सेकंड कार्यक्रम, तीसरा नेतृत्व, फोर्थ है निरीक्षण। तो क्वेश्चन है कि किसी भी संगठन के कार्य संचालन के लिए जो सर्व प्रमुख है किसकी आवश्यकता होती है। तो आप देखोगे कि नेतृत्व किसकी होती है, नेतृत्व की। उसके बाद शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नीति निर्धारित करना, समाज के व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त नहीं करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना और निर्णय लेना, ठीक है। तो शैक्षिक जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व करता होता है, उसके कौन से कार्य शामिल है। पहला है नीति निर्धारित करना, हम देखते हैं स्कूल के अंदर पूरा नीति निर्धारण काम कौन करता है, जो कि नेतृत्व करता है या प्रिंसिपल करता है।
समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं करना। दोस्तों गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज के भी जब वो प्रिंसिपल बनता है तो आसपास के जो भी जो सरपंच साहब है या फिर समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाता है स्कूल के अंदर, सारी क्रिया प्रतिक्रिया बताता है, हमारे स्कूल में ये चीज़ चल रही है, तो एक प्रकार से उनका भी सहयोग ये लेता है। प्रभाव का मूल्यांकन करना करता ही है, और निर्णय लेना, कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं है, ये सी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना जो चैप्टर, तो ये जो है ये चैप्टर है नेतृत्व शैली का। इसके अंदर अपन ने देखा, हाँ, इस ये चैप्टर अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि नेतृत्व शैली के अंदर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपके अच्छे से ये जो चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों ये नेतृत्व शैली का है, खुद को प्रिंसिपल मानते हुए ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है ना। खुद को प्रिंसिपल मानना है, आपको देखना है कि कैसे कैसे कार्य अपने स्कूल के अंदर करना है, और आप जब जाओगे व्याख्याता बनकर तो आपको सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, कैसे प्रिंसिपल का शैली होती है, कैसे टीचरों की काम होता है, वहाँ पे कैसे कैसे टीचरों को लगाते हैं, पुस्तकालय का अलग विभाग होता है, एमडीएम का अलग होता है, आत्म प्रशिक्षण का अलग विभाग होता है, ठीक है, शाला दर्पण का अलग होता है, यूडाइस प्रभार अलग होता है। तो जितने भी होता है वो पूरा काम आप देखोगे कि नेतृत्व करता ही उस पूरे स्कूल का, उस संस्था का एक प्रकार से नेतृत्व करता है, और वहाँ पे अनुशासन बनाए रखना, टीचरों के साथ में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये सारा काम हम देखेंगे कि नेतृत्व करता एक प्रकार से स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा चीज़ें रहती है। दोस्तों इस बने रहिए, और हम अगली जो जो अपना जो टॉपिक होगा उसके अंदर अपन धीरे धीरे स्कूल मैनेजमेंट की जो भी क्लास रह गई है वो मैं कराता रहूँगा। दोस्तों खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।